सिर्फ एक पुराने घर में घुसने की छोटी सी गलती और उसकी कीमत 3 जिगरी दोस्तों में से एक की ब्रूटल मौत और दूसरा सलाखों के पीछे। आखिर उस रात उस खंडर में हुआ क्या था? ये कहानी है रोहित, उदय और सुरेश की और उनकी जिंदगी की सबसे टेरिफाइंग रात। ये कहानी मैंने किसी इंटरनेट फोरम में पढ़ा था और उसी को मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और ये कहानी जान के मुझे काफी ज्यादा शौक लगा, क्योंकि ये कहानी एक ऐसी घटना में आधारित है तो शायद नॉर्मल घटना हो, लेकिन उसका अंजाम बहुत ही बुरा हुआ। रोहित, उदय और सुरेश तीनों ऐसे दोस्त थे जो एक दूसरे के लिए जान तक दे सकते थे। रोहित ग्रुप का डेयर डेविल वाला बंदा था जिसे बहुत सारे एडवेंचर और थ्रिल करना पसंद था, और जो उदय था वो थोड़ा सा सीधा साधा, या मतलब कुछ भी काम करने से पहले 100 बार जो सोचता। और जो सुरेश था वो बहुत ही लॉयल था, वो मतलब सही गलत नहीं देखता था, दोस्तों के लिए वो कहीं पे भी खड़ा होता था। शहर के शोर शराबे से दूर इन लोग अक्सर वीकेंड पे किसी एडवेंचर थ्रिल की तलाश में, मतलब किसी नए प्लेस पे जाना या फिर कुछ नए चीज़ों को इंटरेस्टली फाइंड करना, वो सब ये काम किया करते थे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनका जो एडवेंचर का शौक है वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुसीबत खड़ा कर देगा। सैटरडे का एक बोरिंग शाम था, तो ये तीनों डिसाइड करते हैं कि कहीं पे घूमने जाए, लेकिन इन लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि कहाँ जाना है। तभी रोहित अचानक से उसकी आंखों में चमक आता है और वो बोलता है कि तुमने वो पुराने खंडर के बारे में सुना है? कहते हैं वो टोटली हॉन्टेड है। ये सुनते ही उदय ने बीच में टोक के रोहित को बोलता है कि नो वे रोहित, हम वहां पर नहीं जा सकते क्योंकि वो जगह सेफ नहीं है। मैंने घर के बड़ों से भी सुना है और बहुत सारे लोगों से भी सुना है कि वहां पर अजीब अजीब चीजें घटना घटते रहती है, हमें वहां पर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन रोहित कहाँ मानने वाला था, उसको काफी एडवेंचर और थ्रिल का शौक था। तो चिढ़ाते हुए उदय को बोलता है कि यार तू फट्टू है, ऐसा वैसा, तेरे को डर लग रहा है, ऐसा कुछ भी चीज नहीं होता है, चल आज रात को चलते हैं और एक्सप्लोर करके आते हैं उस जगह को। सुरेश काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि एक तरफ उदय का डर था और दूसरे तरफ रोहित का जोश, और हमेशा की तरह उसने अपने जिगरी दोस्त रोहित का साथ देने का फैसला किया। और पीयर प्रेशर में आकर उदय को भी उनकी बात माननी पड़ी। तीनों में से कोई भी नहीं जानता था कि उनका जो ये फैसला है उनकी जिंदगी का सबसे गलत फैसला साबित होगा। आधी रात के अंधेरे में उनकी बाइक उसी गली में पहुंच जाती है जहां पर वो मनबोस हवेली था। वो एक पुराना खंडर बन चुका था और उसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए, इतना डरावना दिख रहा था। हवेली के चारों तरफ टूटी फूटी बाउंड्री थी और बीच में था एक बड़ा सा जंग लगा हुआ लोहे का गेट। चांद की हल्की सी रोशनी उस हवेली को एक परफेक्ट हॉरर फिल्म सेट बना रहा था। जैसे ही वो गेट के पास पहुंचते हैं, उनकी नजर एक पुराने से बोर्ड में पड़ी जिसमें मराठी में कुछ लिखा था, हाय जगाविस्मराव प्रताप राव आची आहे। सॉरी, मुझे मराठी नहीं बोलना नहीं आता, तो सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। और भी कुछ मराठी में लिखा हुआ था जिसका मतलब ये था कि ये घर विस्मराव प्रताप राव यादव का है और बिना इजाजत के इस घर के अंदर आना मर्जी है। उदय के आवाज में डर साफ झलक रहा था और उदय रोहित से कहता है, देख रोहित भाई, चलते हैं, यहाँ ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है और प्राइवेट प्रॉपर्टी में बिना इजाजत के नहीं घुसना चाहिए। लेकिन रोहित के पैरों में जैसे जुनून सवार था। वो बोर्ड की तरफ देखता है और बोलता है, विस्मराव प्रताप राव, इनसे तो आज मैं मिलकर ही जाऊंगा। फिर जो गेट के बगल में एक छोटा सा रास्ता था, उस रास्ते से रोहित अंदर घुस जाता है। उदय एक पल के लिए सोचता तो है, लेकिन फिर वो रोहित के पीछे पीछे चल देता है। जिस पल उन्होंने उस हवेली के अंदर कदम रखा था, मानो ऐसा लग रहा था कि उनकी बाहरी दुनिया से कनेक्शन टूट गया। हवा चलना भी बंद हो चुका था और एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी। अंदर घुसते ही धूल, मकड़ी का जाला और लकड़ी की सदन की खुशबू उनके नाकों में भर चुके थे। जब उन्होंने अपने मोबाइल के टॉर्च ऑन करके देखा तो चारों तरफ बस धूल जमी हुई थी। धूल की मोटी परत जमी हुई थी, जैसे लग रहा था कि उस घर में वक्त थम गया। और शुरुआत में सब कुछ इतना शांत था कि उन्हें अपने कदमों की आवाज से ही डर लगने लगा था। वो धीरे धीरे घर के एक एक कमरे को एक्सप्लोर करे जा रहे थे, लेकिन फिर अचानक से उन्हें अपने ऊपर वाली मंजिल से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कुछ घिसने की आवाज आई, जैसे मानो कि कोई अपने पैर को घिसते हुए चल रहा। और घर में इतना सन्नाटा था कि तीनों ही ये आवाज सुन के फ्रीज हो चुके थे। ये किसकी आवाज है? सुरेश कपकपाते हुए ये पूछता है। कुछ नहीं, कोई बिल्ली बिल्ली होगी, इतनी पुरानी जगह है, रोहित दिलासा देते हुए ये कहता है। लेकिन अब रोहित के भी आवाज में साफ साफ डर नजर आ रहा था। वो हिम्मत जुटा के लकड़ी की चेयर बनाते हुए सीढ़ी से ऊपर जाने लगे। ऊपर का हिसाब और भी ज्यादा डरावना था, और वो जैसे ही ऊपर पहुंचते हैं, उनके पीछे एक दरवाजा जोर से बंद हो गया था। उस तेज आवाज से तीनों की जो दिल की धड़कन थी वो रॉकेट स्पीड हो गई थी, और उनका जो डर था वो अब यकीन में बदल गया था। उदय तो लगभग रोने लगा था। मैंने कहा था ना रोहित, यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, चलो यहाँ से चलो जल्दी। तभी एक अंधेरे कोने से किसी के फुसफुसाने की आवाज आती है।
आवाज तो क्लियर नहीं थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कोई बेहद गुस्से में कुछ बड़बड़ा रहा। डर के मारे तीनों एक दूसरे से सट के खड़े हो गए थे और उनकी जो टॉर्च की रोशनी है वो भी अब कपकपाने लगी थी। जरा सोचो, अगर आप उनके जगह होते तो क्या आप रोहित की तरह कॉन्फिडेंस दिखाते या फिर उदय की तरह भाग जाते वहां से। तो चलो सुनते हैं कि कहानी में आगे क्या हो। रोहित जो अभी तक डीलर बनने की कोशिश कर रहा था, उसका भी अब सब्र का बांध खत्म हो गया। वो भी काफी डर और गुस्से की आवाज में पूछता है, क्या कि कौन है वहां पर। बस उसका इतना ही कहने की देरी थी कि कमरे का टेम्परेचर अचानक से गिरने लगा और वो कमरा इतना ठंडा हो गया कि उनके मुंह से भाप भी निकलने लगी। और फिर कमरे के बीच में एक धुंधली सी आकृति इंसानी रूप लेने लगी, जैसे कोई इंसान दिख रहा हो उस परछाई में। वो इंसान लंबा था और चेहरे से काफी खतरनाक लग रहा था। ये सब देखकर रोहित की आंखें डर से फट गई थी और वो रोहित पहचान भी गया था कि आखिर ये किसका सा है। ये शायद था उस घर के मालिक विश्वराव प्रतापराव जाधव। उस साय ने अपनी उंगली रोहित की तरफ की और काफी गुस्से में और भारी आवाज में कहा। वो आवाज मानो इंसान की हो ही नहीं सकती थी। मेरे इजाजत के बिना मेरे घर में तुमने घुसने की हिम्मत कैसे है? इससे पहले कि वो तीनों कुछ कर पाते, वो साया रोहित की तरफ पलक झपकते पहुंच गया और उसने किसी खिलौने की तरह रोहित को हवा में उठाया और फिर जोर से एक दीवार के कोने में मार दिया। हड्डियों के टूटने की आवाज आई और साथ ही साथ रोहित की दर्दनाक भरी चीख भी सुनाई दी। ये चीख ऐसी थी जो पूरे हवेली में गूंज उठी थी। ये मंजर देखकर उदय और सुरेश काफी ज्यादा घबरा गए थे और उन्होंने बिना सोचे समझे उस घर से बाहर निकलने की कोशिश की। भागते भागते सीढ़ियों से उदय का पैर फिसल गया और वो नीचे सर के बल गिरा। लेकिन ये सब देखे बिना सुरेश बिना पीछे मुड़े उस हवेली से भागते गया और वो तब तक नहीं रुका जब तक वो हवेली से काफी दूर ना निकल गया। सुरेश की इतने तेजी से भागने के कारण और काफी दूर तक दौड़ने के कारण वो बेहोश होकर गिर गया। जब सुबह सड़क से गुजरते हुए किसी आदमी ने देखा तो उसने तुरंत पुलिस को कांटेक्ट किया और जब सुरेश ने यह सब कहानी पुलिस को बताया तो पुलिस ने जाके उस हवेली में चेक किया तो उन्हें रोहित की लाश मिली और रोहित का जो शरीर था वो पूरी तरीके से टूटा मुटा था, मतलब मोड़ दिया वो किसी ने हाथ से ऐसा। और जो उदय था वो सीढ़ियों के नीचे गिरा हुआ था, लेकिन उसकी जो सांसें थी वो चल रही। लेकिन सांसें चल रही थी इसका मतलब यह नहीं कि वो बच गया, क्योंकि उदय के सर में काफी गहरी चोट लगी थी, जिसके कारण उसने भी हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। इस पूरी घटना का जो इकलौता गवाह कह लो या साक्षी कह लो, वो जो था वो था सुरेश। वो भी सुरेश ही जिंदा बच के आ गया था। लेकिन सुरेश के जिंदा रहने के कारण जो पुलिस का पहला शक था वो सुरेश पे ही जा रहा था। पुलिस को ऐसा लग रहा था कि जो सुरेश है उन्होंने दोनों को मारा हुआ, लेकिन जो सुरेश है वो बार बार वो अपनी बेगुनाही का सबूत दे रहा था और बता रहा था कि उसके साथ ऐसा कैसा हुआ। जो भी इसको नाव पर रघु था उसने उनके साथ ऐसा किया, लेकिन जो पुलिस था वो इस बात को मानने से इनकार कर रहा था। अब जो सुरेश है उस पे अपने ही दोस्तों के कत्ल का इल्जाम लग गया था। ये बात कोर्ट तक भी जाती है। पुलिस ने जब उस घर की छानबीन की तब उन्हें उस घर के पुराने मालिक के बारे में पता चला, विष्णुराव जाधव के बारे कि उनकी हत्या प्रॉपर्टी के बंटवारे के कारण उनकी हत्या कर दी गई थी और तब से लेकर आज तक वीर आत्मा उस घर में थी। गाँव वालों ने भी गवाही दी। इस हवेली में काफी अजीब अजीब घटना घटते रहते हैं। क्योंकि सुरेश के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था हत्या का, तो उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया। लेकिन किसी के प्रॉपर्टी में बिना इजाजत घुसने के कारण उसे कुछ महीनों की जेल कुछ, और उस जेल से जब सुरेश छूटा तो वो कभी भी पहले जैसा नहीं रहा। वो एक जीता जागता मुर्दा बन गया था। जो उस रात की भयानक यादें थी वो उसके जिस्म में हमेशा गिरे रह जाए। वो हवेली आज भी वैसे ही खड़ी हुई है और अपने साथ उस रात में जो हादसा हुआ था उस सब को अपने साथ दफन किए बैठी है। आपको क्या लगता है कि जो विष्णुराव जाधव की आत्मा है, क्या वो उस हवेली की रक्षा कर रही है और ये कहानी सच है? कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक रात में अगले एपिसोड। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। लाइक पे